गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आपका एमडी लो क्लासेस में। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आईपीसी के 3 मेजर टॉपिक्स में कुछ डिफरेंसेस बताने वाली हूँ। ये अलग अलग डिफरेंसेस आते हैं। आज के जो हमारे टॉपिक है, एक है अडल्ट्री, एक है बाइगेमी और थर्ड है रेप। इन तीनों में क्या डिफरेंस है देखिए, मैं इन तीनों पॉइंट्स का या इन तीनों टॉपिक्स का कंसेप्ट भी आपको बताऊंगी कि ये अडल्ट्री क्या है या ये बाइगेमी क्या है, और अगर अडल्ट्री को इस आईपीसी से हटा दिया गया है तो कौन से केस से हटाया है, किस ईयर से हटाया है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। देखिए, आईपीसी के 3 मेजर टॉपिक्स अडल्ट्री, बाइगेमी और रेप बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार इनमें डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अडल्ट्री। देखो, अडल्ट्री को आईपीसी में 497 में बताया है। अडल्ट्री होता क्या है? देखो, अडल्ट्री में सिंपल सा ये कंसेप्ट है कि एक मेल पर्सन जो कि मैरिड है, ठीक है, या एक मेल पर्सन, कोई व्यक्ति किसी अदर पर्सन की वाइफ के साथ, जिसके बारे में वो जानता है कि वो उस पर्सन की पत्नी है, फिर भी उसके साथ इंटरकोर्स करता है, रिलेशन बनाता है, तो वो जो पर्सन है वो अडल्ट्री के लिए लाइबल होता है। ठीक है, इस बात को लेके बहुत सारे ऑब्जेक्शंस किए गए कि एक ओनली मेल पर्सन ही क्यों अडल्ट्री के लिए लाइबल ठहराया जाता है। तो इसके बारे में चर्चा मैं वीडियो के लास्ट में आपके साथ करूंगी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के किन किन आर्टिकल्स को वायलेट करता है। ठीक है, दूसरी बात आती है बाइगेमी के बारे में, द्विविवाह के बारे में, कि एक पर्सन, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वो वाइफ है, ठीक है, एक मैरिज में होते हुए भी किसी और वाइफ के या किसी और मेल पर्सन या फीमेल पर्सन के साथ फिर से मैरिज करता है, जबकि वो पहले से ही एक मैरिज में है। अगर वो फिर से मैरिज करता है तो उसके ऊपर द्विविवाह का सेक्शन लगाया जाता है आईपीसी में, बाइगेमी उसके ऊपर लगती है। लेकिन इसके 2 अपवाद है। 2 अपवाद क्या? कि अगर उस पर्सन की, चाहे वो पति है चाहे पत्नी है, अगर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा उसकी पहली मैरिज को वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है, या उसने डिवोर्स ले लिया, या उसकी मैरिज को शून्य घोषित किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय ने कर दिया गया है, देन अगर वो फिर से मैरिज करता है तो वो बाइगेमी के लिए लाइबल नहीं होगा। दूसरा अपवाद ये कहता है कि अगर चाहे हस्बैंड है चाहे वाइफ है, अगर उसने, हस्बैंड या वाइफ ने अपनी वाइफ के लिए या अपने हस्बैंड के लिए 7 वर्ष तक कुछ नहीं सुना है, मतलब 7 साल से चाहे उसका हस्बैंड चाहे उसका वाइफ क्या है, लापता रही है, उसने उसके बारे में नहीं सुना है, तब वो फिर से मैरिज कर सकता है, उसके ऊपर बाइगेमी नहीं लगेगी। तो आइए अब इनमें डिफरेंसेस पढ़ते हैं। देखिए, अडल्ट्री को आईपीसी के 497 में बताया गया है। ठीक है, अब इस अडल्ट्री का मेंस का क्वेश्चन किस हिसाब से बन सकता है कि इसको कौन से केस से रिपेल किया गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल्स को वायलेट करता है, एंड ऑल दैट। तो जारकरम अडल्ट्री आईपीसी 497 में बताई गई है, बाइगेमी द्विविवाह को आईपीसी 494 में पनिशेबल बताया गया है, और रेप को 375 एंड 376 में बताया गया। 375 में इसकी डेफिनेशन एंड 376 में इसकी पनिशमेंट बताई गई है। तो ये 497, 494, 375 एंड 376। देखो, ये जो अडल्ट्री का ऑफेंस है ना, इसमें कितने साल की पनिशमेंट है? अडल्ट्री के ऑफेंस में 5 ईयर की पनिशमेंट और फाइन और बोथ। ठीक है, 5 ईयर की पनिशमेंट और फाइन और बोथ इसमें दिया जाता है। लेकिन बाइगेमी में 7 ईयर की पनिशमेंट एंड फाइन दिया गया है। 7 ईयर की पनिशमेंट एंड फाइन दिया गया, जिसमें सेकंड डिफरेंस ये कहता है कि अडल्ट्री, जार कर्म के अपराध में महिला की सहमति नगण्य है। महिला की सहमति इंपॉर्टेंट है अडल्ट्री के ऑफेंस में। सेकंड कहता है बाइगेमी के अंतर्गत कि इसमें पति या पत्नी की सहमति का कोई महत्व नहीं होता, कि इसमें हस्बैंड और वाइफ की कंसेंट का किसी भी प्रकार से कोई महत्व नहीं होता। बट रेप का अपराध स्त्री की इच्छा के विरुद्ध किया जाता है। ठीक है, तो पहला जो डिफरेंस है वो हमारा कंसेंट को लेकर है। अगर रेप में स्त्री की इच्छा के विरुद्ध किया जाता है ये अपराध, लेकिन अडल्ट्री में महिला की सहमति नगण्य होती है, जबकि द्विविवाह में पत्नी और पत्नी की सहमति का कोई महत्व नहीं होता। सेकंड कहता है अडल्ट्री पति के विरुद्ध अपराध है। ठीक है, अब बात बताऊं, ये जो इन्होंने कहा है ना पति के विरुद्ध अपराध है,
इस सेक्शन को हटाने का एक यही रीजन है कि क्यों एक पति ही शादी के बाद किसी अदर फीमेल के साथ रिलेशन बनाता है तो ओनली हस्बैंड को ही एडल्ट्री दी जाती है। क्या वाइफ किसी मैरिज में रहते हुए मैरिज के दौरान किसी अदर मेल पर्सन के साथ रिलेशन बनाती है तो उसको अडल्ट्री के लिए क्यों नहीं लाइबल ठहराया जाता? इसी वजह से इस अडल्ट्री के सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, जार कर्म में पति के विरुद्ध अपराध होता है, जबकि द्विविवाह में यह अपराध पति व पत्नी दोनों के विरुद्ध होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया चाहे हस्बैंड चाहे वाइफ अपनी मैरिज के दौरान फिर से किसी मेल या फीमेल के साथ मैरिज करते हैं तो उसके ऊपर बाइगेमी लगती है। और जो रेप होता है, बलात्संग होता है, वो महिला के विरुद्ध अपराध होता है। ठीक है, तो ये किसके अगेंस्ट ऑफेंस होते हैं, ये हमारा सेकंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस, फोर्थ हमें कहता है कि जार कर्म अडल्ट्री का अपराध तभी कारित होता है जब महिला विवाहित हो। इंपॉर्टेंट, अडल्ट्री का ऑफेंस तभी क्रिएट होता है जब महिला विवाहित है। इसमें द्विविवाह में कहता है यह एक वैवाहिक अपराध है जो पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किया जाता है। अगर वो पर्सन मर ही जाता है फिर से मैरिज करता है तो उसके ऊपर बाइगेमी नहीं लगेगी, क्योंकि यह पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किया जाता है। जबकि रेप में विवाहित व अविवाहित दोनों महिलाओं के साथ हो सकता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, रेप अगर आप किसी मैरिड वुमेन के साथ करते हो या किसी अनमैरिड वुमेन के साथ करते हो, अगर उसकी कंसेंट नहीं है तो आपके ऊपर रेप के चार्जेस लगेंगे। लास्ट डिफरेंस कहता है कि जार कर्म में यदि पति की सहमति है तो अपराध गठित नहीं होता। अडल्ट्री में कहता है कि अगर जिस फीमेल के साथ आप रिलेशन बना रहे हो उसके हस्बैंड से अगर कंसेंट मिल जाती थी तो अडल्ट्री का कोई ऑफेंस नहीं बनता था। बट द्विविवाह में पति या पत्नी की सहमति का कोई महत्व नहीं होता, पहले भी हमने पढ़ा। बट रेप में यदि महिला 18 वर्ष से ऊपर है और सहमति देती है तो रेप का कोई ऑफेंस नहीं बनता। तो बार बार एग्जाम में अडल्ट्री, बाइगेमी और रेप को लेके डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, चाहे वो अडल्ट्री या बाइगेमी इन दोनों में पूछ सकते हैं, चाहे वो द्विविवाह या रेप का पूछ सकते हैं, चाहे वो अडल्ट्री या रेप का पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों का इसीलिए मैंने एक साथ डिफरेंस बता दिया है। आप चाहे तो अपने नोट्स में अलग अलग करके भी इनका डिफरेंसेस लिख सकते हैं। अब बात आती है इनके केस लॉस की। देखो, सबसे पहले मैं द्विविवाह का एक केस आपको इंपॉर्टेंट बताती हूँ। लिली थॉमस का एक केस है। लिली थॉमस का एक केस है, इसमें क्लियर कहा कि जब एक हिंदू रिलीजन का कोई पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और किसी और पर्सन से वो मैरिज करना चाहता है और वो अपने रिलीजन का धर्म परिवर्तन करता है, उसके बाद वो मैरिज करता है, तब भी वो पर्सन बाइगेमी के लिए लाइबल होगा। कि एक्स पर्सन हिंदू धर्म से बिलोंग करता है, ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन वो किसी वाई पर्सन की फीमेल जो कि किसी क्रिश्चियन या जैन धर्म से बिलोंग करती है और वो एक्स पर्सन अपना धर्म चेंज करके उस पर्सन से मैरिज करता है, उस कंडीशन में भी उसके ऊपर बाइगेमी का ऑफेंस लगेगा। ठीक है, उसने बाइगेमी की है। फिर जार कर्म की केस लॉज की बात आती है। जार कर्म का एक केस है यूसुफ अब्दुल मजीद। यूसुफ अब्दुल मजीद का एक केस है। इस केस में कहा कि वाइफ को दुष्प्रेरित के लिए नहीं ठहराया जाएगा, वाइफ को दुष्प्रेरक नहीं ठहराया जाएगा, यूसुफ अब्दुल मजीद में कहा। अब बात आती है कि इस अडल्ट्री को कौन सी डेट से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, तो डेट नोट कीजिए 27 सितंबर 2018। 27 सितंबर 2018 का एक केस था जोसेफ साइन का। एक केस था जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2018 का केस था। इसमें ये कहा गया कि आप बात करते हैं कि जो अडल्ट्री का ऑफेंस है वो पति के विरुद्ध कारित किया जाता है कि पति मैरिज के दौरान किसी अदर पर्सन की वाइफ के साथ इंटरकोर्स करता है तो वो अडल्ट्री करते हैं। तो क्या वाइफ किसी अदर पर्सन के साथ
मैरिज के होते हुए भी किसी अदर पर्सन के साथ, चाहे वो मैरिड है, उसके साथ कोई संबंध बनाती है, तो उसके ऊपर क्यों नहीं अडल्ट्री लगाई जाती? तो इसीलिए इस पॉइंट को लेके ऑब्जेक्शंस क्रिएट किए गए, क्वेश्चंस क्रिएट किए गए। वैसे तो आप बोलते हो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, इक्वल है हर एक पर्सन लॉ के सामने, तो फिर क्या ये जो 497 है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15, 21 एंड 32 का वायलेशन नहीं करते? देन सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ साइन के केस में क्लियर कहा, ये जो आईपीसी का 497 सेक्शन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15, 21 एंड 32 का वायलेशन करता है, अतः ये जो सेक्शन है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, क्योंकि जो वाइफ है वो भी एक स्वतंत्र अस्तित्व रखती है, उसको भी अपने प्रत्याभूत मौलिक अधिकारों का अधिकार दिया गया है। तो ये अडल्ट्री, बाइगेमी एंड रेप के बारे में मैंने कुछ आपको डिफरेंसेस बताए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।